स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ये कतर है। शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरेबिया के बीच पर्शियन गल्फ में स्थित ये ऑयल रिच नेशन साइज में लगभग हमारे त्रिपुरा के बराबर है, जबकि इसकी पॉपुलेशन तो दिल्ली की 1/3 भी नहीं है। लेकिन अगर आप ग्लोबल डिप्लोमेसी पर नजर डालें तो आज कतर का अपना एक अलग स्थान है, जहां वो बिना किसी पावरफुल मिलिट्री के भी यूएस और रशिया के साथ ही साथ पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पर नचाता हुआ देखा जा सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते दशकों में कतर एक हॉस्टेज नेगोशिएटर और पीस ब्रोकर के रूप में ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक नए एक्सेस के रूप में उभरता हुआ देखा जा रहा है, जहां चाहे दो दशकों के बीच का विवाद हो या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रैंसम या फिर हॉस्टेज कंडीशंस रिजॉल्व करने का, कतर एक ग्लोबल मीडिएटर बनता देखा जा रहा है। अब देखें ना, साल 2004 में जब दो फ्रेंच रिपोर्टर्स यानी जॉर्ज मेल्ब्रेनॉट और क्रिश्चियन चेस्नॉट को वॉन्टॉन इराक में इस्लामिक आर्मी द्वारा किडनैप कर लिया गया था, उस टाइम भी कतर ने एक हॉस्टेज नेगोशिएटर की तरह उनकी रिहाई करवाई थी। और ऐसे देखा जाए तो ये एक हॉस्टेज नेगोशिएटर के रूप में कतर का पहला असाइनमेंट था। जबकि अगर हम रिसेंट केस को देखें तो भारत से मजबूत रिश्तों और कतर के डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की मदद से हाल ही में 12 फरवरी 2024 को भारत के 8 एक्स नेवी पर्सनल को भी कतर में एस्पिनाज के एलिगेशंस के केस में डेथ पेनल्टी से बचाकर वापस भारत लाया जा सका है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर ग्लोबल लीडर कतर का मुरीद होता जा रहा है। और ग्लोबल लेवल पर कतर के बढ़ते इन्फ्लुएंस का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि बिना किसी प्रॉमिसिंग फुटबॉल हिस्ट्री के भी साल 2022 में हुए फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट नेशन के लिए कतर ने साल 2010 में ही यूएस, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पछाड़कर अपना स्थान बनाया था। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि ये केवल आधा सच है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉर्ज मेल्ब्रेनॉट और क्रिश्चियन चेस्नॉट ने अपनी रिहाई के ठीक बाद ही अपने हॉस्टेज नेगोशिएशन में कतर के ओवरऑल रोल पर संदेह व्यक्त किया था। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस डबल गेम की बात कर रहे हैं, तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में कतर की इसी साजिश से पर्दा उठाते हैं और उसके डबल गेम को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रीजन में यूएसए का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में ही है, जहां कतर यूएसए को अपने लैंड और रिसोर्सेज के जरिए वो सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो कि इस रीजन पर निगाह रखने और यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। देखा जाए तो इसी के चलते यूएसए ने साल 2003 में ही अपने कॉम्बैट एयर ऑपरेशन सेंटर को सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से निकालकर कतर के अल अदीद एयरबेस में शिफ्ट कर दिया था, जो तब से लेकर आज तक यूएस कमांड के लॉजिस्टिक्स और कमांड बेस के रूप में काम कर रहा है और आज भी 10,000 से अधिक यूएस ट्रूप्स को होस्ट कर रहा है। लेकिन कतर यूएसए के लिए केवल एक मिलिट्री बेस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यूएसए गवर्नमेंट ईरान और अफगानिस्तान के साथ ही साथ हमास और हिजबुल्लाह जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करने के लिए भी कतर पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के असिस्टेंट डायरेक्टर कर्नल राजीव अग्रवाल IndiaToday.in को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फरवरी 29, 2020 में यूएस और तालिबान के बीच बंद दरवाजों के पीछे हुई पीस डील को भी दोहा में ही नेगोशिएट किया गया था, जिसके बाद ही यूएसए ने अफगानिस्तान को छोड़कर जाने का फैसला किया था। दोस्तों, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बड़े बड़े दिग्गजों की माने तो इसी डील ने कतर को सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे दिग्गजों की शैडो से निकालकर मिडिल ईस्ट के एक प्रोमिनेंट डिप्लोमेटिक पावर की तरह एस्टेब्लिश कर दिया। 2021 में तालिबान ने जिस तरीके से काबुल को कैप्चर किया, उसके बाद भी यूएसए को अपनी इवैक्यूएशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कतर की मदद लेनी पड़ी, जहां एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 1,13,500 एवैक्यूज को यानी लगभग 40% एवैक्यूज को कतर के जरिए अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद अफगानिस्तान में ऑपरेट करने वाली यूएस एम्बेसी भी दोहा से ही ऑपरेट कर रही है। मगर अब आप कहेंगे कि आखिर इसमें विरोधाभास क्या है? आफ्टर ऑल कतर एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह यूएसए की मदद से मिडिल ईस्ट रीजन में शांति बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। फिर ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जहाँ एक और कतरी एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की हेल्प करता नजर आता है, वहीं दूसरी ओर वो पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप हमास और ईरान बैक्ड मिलिशिया हिजबुल्लाह के साथ अपनी डील करता देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गाजा को एडमिनिस्टर करने वाले पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप हमास का ऑफिस साल 2012 से कतर के दोहा में मौजूद है, जहां कतर ने साल 2014 से ही हमास कंट्रोल्ड गाजा के रेजिडेंट्स को गाजा ने करोड़ों डॉलर्स की एड प्रोवाइड की है, जहां ये पैसा हमास तक भी पहुंचता रहा है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और
करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसैट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, दोहा में एस्टैब्लिश्ड हमास के ऑफिस को ही लिवरेज की तरह यूज करके कतर 7 अक्टूबर को हुए इजराइल अटैक के बाद से ही आप देखेंगे तो इजराइल और हमास के बीच क्रूशियल नेगोशिएटर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जहां वो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स और इजरायली सिविलियन हॉस्टेज के सेंसिटिव इशू के बीच बना हुआ है। आप देखेंगे तो उसी तरीके से साल 2021 में अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने के पहले तालिबान के लीडर्स भी कतर में ही शरण लिए हुए थे और साल 2013 से तालिबान दोहा में अपना पॉलिटिकल ऑफिस मेंटेन किए हुए था, जिसकी वजह से एक बार फिर से कतर यूएसए और तालिबान के बीच नेगोशिएटर बनकर उभरा। यहां तक कि सितंबर 2023 में हुए यूएस ईरान प्रिजनर स्वैप डील में भी आप देखेंगे तो कतर का रोल एक प्रोमिनेंट नेगोशिएटर का बना रहा। साथ ही बीते कुछ सालों में कतर मिडल ईस्ट से बाहर भी एक नेगोशिएटर की भूमिका में अपना प्रभाव बढ़ाता देखा जा सकता है, जहां साल 2021 में उसने म्यांमार से एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के रिटर्न में काफी अहम भूमिका निभाई थी। और कुछ इसी तरीके से कतर रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी विवादों को सुलझाने और इन दोनों वॉरिंग कंट्रीज के बीच डील्स को ब्रेक करने के लिए अक्सर एक बिचौलिए की भूमिका निभाता रहा है। मगर अब इसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कतर हर क्राइसिस में नेगोशिएटर कैसे बनता है। दोस्तों, मेलब्रुनॉट और चेस्नॉट ने अपने रिसर्च कतर पेपर्स में कतर के नेगोशिएटर के रूप में उसकी भूमिका पर सवालिया निशान लगाए थे। जहां द न्यूयॉर्कर को दिए अपने इंटरव्यू में फ्रेंच जर्नलिस्ट मेलब्रुनॉट ने कतर के डबल गेम को कॉल आउट किया था और उनका यह दावा था कि कतर अपने हाई प्रोफाइल और सीक्रेटिव कतर चैरिटी के जरिए उन सभी इस्लामिस्ट ग्रुप्स को इनडायरेक्टली फाइनेंस करने में हेल्प करता है जो इन सभी हॉस्टेज कंडीशंस में शामिल हैं। और इस पूरे खेल के पीछे कतर का मकसद ये है कि वो इन मेडअप कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके रेजोल्यूशंस का यूज करके इस वोलेटाइल रीजन के साथ ही साथ पूरे ग्लोबल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। दोस्तों, अक्सर इस बात का भी दावा किया जाता है कि मिडिल ईस्ट में हो रहे रेयर कॉन्फ्लिक्ट्स को एम्पलीफाई करके बढ़ा चढ़ा करके दिखाने और फिर उसमें अपने नेगोशिएटर की भूमिका का महिमा मंडन करने के लिए कतर अल जजीरा टीवी चैनल का भी सहारा लेता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कतर ने 1996 में अल जजीरा टीवी चैनल की शुरुआत ही इसीलिए की थी कि वो उसके जरिए अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। यहाँ तक कि साल 2010 में विकीलीक्स द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट्स भी इस बात का दावा करती हैं कि कतर अल जजीरा के कवरेज को मैनिपुलेट करके अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है, जिससे वो उसकी फॉरेन पॉलिसी को एनहेंस करने में हेल्प कर सके। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो साल 2015 में जब अल जजीरा ने बार बार कश्मीर का डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने भी अल जजीरा पर 5 दिन का बैन लगा दिया था। कतर किसी डबल गेम को देखते हुए अरब नेबर्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने भी साल 2013 में उससे अपने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ लिए थे। आप देखेंगे तो इन अरब कंट्रीज का यह दावा था कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल दे रहा है, जिसके साथ इन देशों ने कतर पर लगाए अपना एम्बार्गो को हटाने के लिए उसके सामने 13 डिमांड्स पुट की थी, जिसमें कतर से मुस्लिम ब्रदरहुड और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अपने टाइज को खत्म करना और अल जजीरा और उसके एफिलिएट स्टेशंस को भी शट डाउन करने की शर्त शामिल है। लगभग 43 महीने तक चले इस एम्बार्गो को अरब कंट्रीज द्वारा साल 2021 में हटा लिया गया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कतर ऐसा कर कैसे रहा है। देखिए, कतर एक वेल्दी नेशन है, जहां अपनी इसी वेल्थ की मदद से कतर लंबे टाइम से अपने सॉफ्ट पावर के इन्फ्लुएंस को फैलाने में लगा हुआ है और इसके लिए अपनी ऑयल वेल्थ और मनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पुश करने के लिए कर रहा है, जो उसके बिहाफ पर इस पूरे रीजन पर प्रॉक्सी वॉर्स छेड़े हुए हैं। साथ ही कतर पेपर्स का दावा है कि कतर इस्लामिक चैरिटी का भी सहारा लेकर अपने पैसे को अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद ऑर्गेनाइजेशंस तक फनल करने में लगा हुआ है, जहां वो कतर चैरिटी और सीक्रेटिव एनजीओज के नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में पॉलिटिकल इस्लाम को फंड करने की कोशिश कर रहा है। द अरब वीकली को दिए अपने एक इंटरव्यू में कतर पेपर्स के कोऑथर और कतर द्वारा किए गए नेगोशिएशंस की मदद से रिहा हुए क्रिश्चियन चेस्नॉट ने यह दावा किया है कि यूरोप में साउथ में यूक्रेन, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस से लेकर नॉर्थ में नॉर्वे तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 140 से अधिक मॉस्क्स, इस्लामिक स्कूल्स और कतर फंडेड इस्लामिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इन नेशंस में उनके डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। दोस्तों, यही नहीं, आज इस हमास और इजराइल के बीच कतर एक नेगोशिएटर बना बैठा है। आप देखेंगे तो हमास को खड़ा करने में भी कतर की फंडिंग ने की रोल प्ले किया है, जिसके लाइमलाइट में आने के बाद ही कतर के डबल गेम को कॉल आउट किया गया था। यानी कि ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि कतर अपने इन्फ्लुएंस और मनी पावर को चेस बोर्ड पर बिछे चालों की तरह इस्तेमाल करता है। आज एक तरफ अलग देशों से अपने डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत कर रहा है
वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से भी अपनी दोस्ती बढ़ाता जा रहा है और इसी टू साइडेड डबल गेम की मदद से प्रॉक्सी वॉर्स या होस्टेज की कंडीशंस में जिन डील्स को कतर नेगोशिएट करता है, असल में पूरे सिनेरियोज को कतर ही खुद ऑर्केस्ट्रेट करता है और अलग अलग देशों में फैले संगठनों के जरिए वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना एक अलग स्थान बनाए रखता है। लेकिन अब स्थान वो कब तक बनाए रखता है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि कतर जिस डबल गेम को खेल रहा है वो शेर की सवारी करने जैसा ही है, जिसे करने की कोशिश पाकिस्तान ने भी की थी और उसका नतीजा क्या है वो हम सबके सामने है। सो ऐसे में कतर और उसके डबल गेम का क्या होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।